नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास पीपीटी और पॉडकास्ट कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं योग्यता या दक्षता आधारित शिक्षा की, जिन पर चढ़कर हमारा दिमाग किसी भी नई चीज को सीखता है, समझता है और उस पर महारत हासिल करता है। क्या तुम तैयार हो इस सफर के लिए? सफर बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यह हमें बताता है कि इंसानी दिमाग कैसे जानकारी को प्रोसेस करता है। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और बुनियादी चरण से, जिसे हम स्मरण करना कहते हैं। स्मरण का मतलब हुआ चीजों को याद रखना, परिभाषाओं या तथ्यों को वैसे का वैसा अपने दिमाग में सहेजना, जैसे परीक्षा के लिए फॉर्मूला या तारीखें याद करना। लेकिन सिर्फ याद रख लेना ही तो सब कुछ नहीं है। जब हमें समझ आ जाती है तो हम अगले चरण पर कदम रखते हैं, जो है अनुप्रयोग। यानी जो ज्ञान हमने किताबों में पढ़ा या समझा, उसे असल जिंदगी की किसी समस्या को हल करने में इस्तेमाल करना, थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना ही अनुप्रयोग है। हम उस ज्ञान को कई हिस्सों में तोड़कर गहराई से जांचते परखते हैं, तो वह कहलाता है विश्लेषण। इसमें हम कारणों की तह तक जाते हैं, पैटर्न्स देखते हैं और यह पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। विश्लेषण के बाद बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और थोड़े मुश्किल कदम की, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएटिंग। इसमें हम जजमेंट लेते हैं, सही गलत या अच्छे बुरे की पहचान करते हैं और अपने तर्कों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जब ये सारे चरण पार हो जाते हैं, तब इंसान उस काबिल बनता है कि वह कुछ नया रच सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सृजन यानी क्रिएटिंग की। कुछ नया डिजाइन करना, नया आइडिया लाना या पूरी तरह से एक नया प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट तैयार करना ही सृजन कहलाता है। और इन सबके शिखर पर आती है दक्षता यानी कॉम्पिटेंस। जब कोई व्यक्ति इन सभी चरणों से गुजरते हुए उस क्षेत्र में पूरी तरह माहिर हो जाता है, परफेक्शन हासिल कर लेता है, तब वह उस काम में दक्ष कहलाता है। तो चलो पहले पीपीटी देखते हैं, फिर अंत में पॉडकास्ट सुनेंगे। धन्यवाद। यह स्रोत योग्यता आधारित शिक्षा (CBL) की अवधारणा और आधुनिक शिक्षण में इसकी महत्ता पर प्रकाश डालता है। भारत के पुराने शिक्षा तंत्र में व्याप्त कमियों और एनेक्ट 2020 के सुधारों का जिक्र करते हुए यह लेख रटने की प्रवृत्ति के बजाय कौशल विकास और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर देता है। इसमें बताया गया है कि वास्तविक सक्षमता ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण के मेल से बनती है, जिससे छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होते हैं। यह पद्धति पारंपरिक शिक्षा के विपरीत छात्र केंद्रित है, जो प्रत्येक बच्चे को अपनी गति से सीखने और 21वीं सदी के कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच और अनुकूलनशीलता विकसित करने की अनुमति देती है। अंततः यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। क्षमता आधारित शिक्षा (CBL) नील की पारंपरिक शिक्षा से निम्नलिखित मुख्य तरीकों से भिन्न है। पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय कौशल में महारत। पारंपरिक शिक्षा में मुख्य ध्यान 1 वर्ष के भीतर निर्धारित अध्यायों या पाठ्यक्रम को पूरा करने पर होता था। इसके विपरीत CBL में पाठ्यक्रम पूरा करने की तुलना में छात्रों के कौशल में महारत हासिल करने, मास्टरिंग स्किल्स पर अधिक ध्यान दिया जाता है। रटने के बजाय वास्तविक दुनिया में प्रयोग। पारंपरिक शिक्षण प्रणाली रटने और तथ्यों को याद रखने पर निर्भर थी, जिसका वास्तविक जीवन में बहुत कम उपयोग होता था। वहीं CBL इस बात पर जोर देता है कि बच्चे अपने सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू कर सकें। परीक्षा के अंकों के बजाय सीखने की गति में लचीलापन। पारंपरिक प्रणाली में बच्चों की प्रगति केवल परीक्षाओं और अंकों से तय होती थी, जिसके कारण कौशल की परवाह किए बिना बच्चे कक्षाओं में फेल हो जाते थे। इसके विपरीत CBL में लचीलापन होता है, जहां छात्र बिना किसी दबाव के अपनी गति और पेज से अवधारणाओं को समझते हैं
और जब तक वे किसी विषय जैसे गुणा में पूरी तरह महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक उन पर आगे बढ़ने जैसे भाग सीखने का दबाव नहीं डाला जाता है। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि क्षमता अथवा योग्यता आधारित शिक्षा क्या है। सम्मानित शिक्षक साथियों, आज हम शिक्षा जगत के सबसे महत्वपूर्ण विषय क्षमता आधारित शिक्षा या सीबीएल पर चर्चा कर रहे हैं। हम सभी ने उस दौर में पढ़ाई की है जहां चॉक एंड टॉक और रटने रोट मेमोराइजेशन पर जोर दिया जाता था। लेकिन आज समय बदल रहा है और हमारी शिक्षण विधियों को भी अपडेट करने की आवश्यकता है। इस स्लाइड का मुख्य संदेश यह है कि अब हमें केवल छात्रों के अंकों, स्कोर्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके कौशल, स्किल्स को सशक्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सीबीएल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका कोई व्यावहारिक अर्थ हो। अब हमारा काम केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि छात्रों को उस ज्ञान का उपयोग करना सिखाना है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे हमें अपनाना होगा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उचित मूल्यांकन, सवाल जवाब और विश्लेषण करना। उदाहरण के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए कोई मोबाइल फोन खरीदने के बजाय यह सोचना कि क्या वास्तव में उसकी आवश्यकता है और उसके फीचर्स तथा कीमत की समझदारी से तुलना करना। रचनात्मकता, समस्याओं को सुलझाने के लिए रचनात्मक उत्तर या उपाय खोजना। समस्या समाधान, चुनौतियों का सामना होने पर हार मानने के बजाय उसका हल निकालना। उदाहरण के लिए, यदि पिकनिक के दिन मौसम खराब हो जाए तो योजना को पूरी तरह रद्द करने के बजाय किसी अन्य दिन जाने या घर के अंदर गतिविधियां करने का समाधान खोजना। अनुकूलन क्षमता, अपने आसपास के वातावरण और अचानक होने वाले बदलावों के अनुसार खुद को ढालना। बदलाव को रोका नहीं जा सकता, इसलिए बच्चों को इसे अपनाना आना चाहिए। जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के विकल्प को अपनाना। भारत में क्षमता आधारित शिक्षा की आवश्यकता मुख्य रूप से 2009 में हुए पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट के निराशाजनक परिणामों के कारण महसूस की गई। जब भारत ने 2009 में इस अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन में भाग लिया तो 74 भाग लेने वाले देशों में भारत 72वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट में यह चौंकाने वाली बात आज सामने आई कि एक 5 वर्ष के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ने या दूसरी कक्षा के गणित के सवालों और सूत्रों को हल करने में असमर्थ थे। इन परिणामों से नीति निर्माताओं और शिक्षकों को यह एहसास हुआ कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में बड़ी कमियां हैं और हमारे छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। इसी कमी को दूर करने और शिक्षा प्रणाली में बुनियादी बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 को पेश किया गया, जिसका मुख्य जोर क्षमता आधारित शिक्षा सीबीएल पर है। सीबीएल को अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। छात्र उच्च स्तरीय सोच कौशल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का उपयोग कर सकें। बच्चे केवल पाठ्य पुस्तकों को रटने और परीक्षा पास करने तक सीमित न रहें। अनुभवात्मक शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा मिले ताकि छात्र अपने सीखे गए ज्ञान को वास्तविक दुनिया, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में लागू कर सके। भारत को सीबीएल की आवश्यकता क्यों पड़ी? पीसा 2009। साथियों, अब सवाल उठता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में अचानक इस बड़े बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसका उत्तर 2009 के पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट के परिणामों में छिपा है। यह एक अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन है जिसमें 2009 में भारत ने भाग लिया था और आप जानकर हैरान होंगे कि 74 देशों में से भारत 72वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट में सामने आया कि हमारे 5 साल के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ने या दूसरी कक्षा के गणित के फॉर्मूले हल करने में असमर्थ थे। इस झटके ने नीति निर्माताओं को यह एहसास दिलाया कि हमारी पुरानी प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में
विफल है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया, जिसका मुख्य जोर छात्रों में उच्च स्तरीय सोच कौशल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। सीबीएल के तहत शिक्षक की भूमिका में आए मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण अब सीखने की मुख्य जिम्मेदारी छात्र की होती है। शिक्षक अब अपना ध्यान केवल निर्धारित समय में अध्यायों या पाठ्यक्रम को पूरा करने पर केंद्रित नहीं करते, बल्कि इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चे कौशल में महारत हासिल कर रहे हैं या नहीं। व्यक्तिगत पाठ योजना शिक्षक अब अपनी सुविधानुसार नहीं, बल्कि बच्चों की सीखने की जरूरतों के अनुसार पाठ तैयार करते हैं। वे कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्रों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण विधियों को ढालते हैं। इसके लिए वे अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक विजुअल लर्नर्स जो तस्वीरें, वीडियो या फिल्में देखकर जल्दी सीखते हैं। 2 ऑडिटरी लर्नर्स जो सुनकर चीजों को बेहतर ढंग से समझते हैं। 3 काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो प्रयोगों या व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। दबाव मुक्त वातावरण बनाना शिक्षक अब छात्रों पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर विषयों को सीखने का दबाव नहीं डालते हैं। शिक्षक छात्रों को अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता देते हैं और किसी नए विषय जैसे भाग को तब तक शुरू करने के लिए मजबूर नहीं करते जब तक कि बच्चा पहले वाले विषय जैसे गुणा को पूरी तरह से समझ न ले। इस प्रकार सीबीएल में शिक्षक अब केवल ज्ञान थोपने वाले नहीं रह गए हैं, बल्कि वे छात्रों को अपने तरीके से सीखने, प्रयोग करने और कौशल विकसित करने में मदद करने वाले एक सहयोगी बन गए हैं। कार चलाने के उदाहरण के माध्यम से क्षमता कॉम्पिटेंसी को 3 मुख्य तत्वों के संयोजन के रूप में समझाया गया है: ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण। ज्ञान क्षमता की शुरुआत ज्ञान प्राप्त करने से होती है। कार चलाने के मामले में यह जानना कि एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक का उपयोग कैसे करना है, स्टीयरिंग व्हील को कैसे संभालना है और शीशों को कैसे देखना है, ज्ञान प्राप्त करने के अंतर्गत आता है। कौशल यानी स्किल्स केवल किताबी ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। जब व्यक्ति ड्राइविंग स्कूल जाता है, व्यावहारिक रूप से अभ्यास करता है और सड़क पर गाड़ी चलाना सीखता है, तब वह कौशल स्किल्स हासिल करता है। मूल सिद्धांतों पर चर्चा करते समय स्पष्ट लक्ष्य पर जोर दें। छात्रों को यह पता होना चाहिए कि वे जो पढ़ रहे हैं उसका अंत में उपयोग क्या है। व्यक्तिगत मार्ग का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक हर छात्र को अलग पढ़ाएगा, बल्कि विभिन्न संसाधनों का उपयोग करेगा। आप समूह गतिविधियों के माध्यम से भी यह कर सकते हैं। शिक्षकों को बताएं कि फीडबैक का मतलब केवल डांटना या सुधार बताना नहीं है, बल्कि आप अभी कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना है का मार्गदर्शन है। इन सिद्धांतों को कक्षा में लागू करने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। शिक्षकों को प्रेरित करें कि वे कक्षा में मास्टरी लर्निंग का माहौल बनाएं। पारंपरिक बनाम सीबीएल। शिक्षक इस तुलना को समझाते हुए जजमेंटल न बने, बल्कि व्यावहारिक रहें। पारंपरिक शिक्षा में भी कुछ अच्छाइयां थी, लेकिन आज की दुनिया के लिए वह पर्याप्त नहीं है। शिक्षकों को बताएं कि वन साइज फिट्स ऑल का मतलब है कि जो छात्र जल्दी सीखते हैं वे बोर हो जाते हैं और जो धीमे सीखते हैं वे पिछड़ जाते हैं। सीबीएल दोनों की समस्या का समाधान है। चार्ट दिखाते हुए स्पष्ट करें कि पारंपरिक में हम टीचर केंद्रित थे, अब हमें लर्निंग केंद्रित होना है। यह एक सांस्कृतिक बदलाव है जिसे रातों रात नहीं किया जा सकता, लेकिन शुरुआत आज से ही करनी है। क्षमता यानी कॉम्पिटेंस को 3 मुख्य तत्वों के संयोजन के रूप में समझाया गया है: ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण। ज्ञान क्षमता की शुरुआत ज्ञान प्राप्त करने से होती है। कार चलाने के मामले में यह जानना कि एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक का उपयोग कैसे करना है, स्टीयरिंग व्हील को कैसे संभालना है और शीशों को कैसे देखना है, ज्ञान प्राप्त करने के अंतर्गत आता है। कौशल यानी स्किल्स। केवल किताबी ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। जब व्यक्ति ड्राइविंग स्कूल जाता है, व्यावहारिक रूप से अभ्यास करता है और सड़क पर गाड़ी चलाना सीखता है, तब वह कौशल स्किल्स हासिल करता है। सही दृष्टिकोण। राइट एटीट्यूड क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सही दृष्टिकोण है। यदि किसी के पास कार चलाने का ज्ञान और कौशल दोनों हैं, लेकिन वह बहुत तेज या लापरवाही से रैश ड्राइविंग गाड़ी चलाता है, तो उसे सक्षम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अपने ज्ञान का रचनात्मक उपयोग नहीं कर रहा है। वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। सीबीएल में महारत का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि क्या छात्र सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए केवल व्याकरण के नियमों या पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कर लेना महारत नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग करके वास्तविक जीवन में ईमेल लिखना,
पत्र भेजना या पोस्टर बनाना इस बात को साबित करता है कि छात्र ने कौशल में महारत हासिल कर ली है। समय बिताने के बजाय गहरी समझ, छात्र ने पढ़ाई में कितने घंटे बिताए हैं, इससे उसकी महारत नहीं मापी जाती है। इसके बजाय प्रगति इस बात पर आधारित होती है कि छात्र को अवधारणा की कितनी गहरी समझ है और वह उस ज्ञान का कितना उपयोग कर सकता है। व्यावहारिक कौशल का प्रदर्शन इसे खाना पकाने के उदाहरण से मापा जा सकता है। किसी डिश में महारत हासिल करने का अर्थ केवल सभी सामग्रियों को मिलाना नहीं है, बल्कि खाना पकाने की सभी आवश्यक विधियों और कौशलों का सही तरीके से उपयोग करके एक उत्तम व्यंजन तैयार करना है। जब छात्र अपने ज्ञान का उपयोग इस तरह से कर पाते हैं, तब उन्हें सक्षम या उस विषय में मास्टर माना जाता है। पारंपरिक शिक्षा बनाम क्षमता आधारित शिक्षा। आइए अब देखते हैं कि हम आज तक कैसे पढ़ाते आए हैं और अब हमें क्या बदलना है। पारंपरिक शिक्षा में हमारा मुख्य ध्यान एक साल के भीतर निर्धारित पाठों और सिलेबस को पूरा करने पर होता था। हम बच्चों को रटने, रोट लर्निंग और परीक्षा पास करने के लिए तैयार करते थे, जिसे वे कुछ ही हफ्तों में भूल जाते थे। लेकिन सीबीएल में हमारा ध्यान सिलेबस पूरा करने से हटकर कौशल में महारत, मास्टरिंग स्किल्स हासिल करने पर होता है। पुरानी प्रणाली में बच्चे केवल कम अंकों के कारण फेल होकर उसी कक्षा में रह जाते थे। वहीं सीबीएल एक लचीली प्रणाली है जो केवल परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्र की प्रगति तय नहीं करती, बल्कि यह देखती है कि क्या बच्चा सीखी गई बातों को वास्तविक जीवन में लागू कर पा रहा है। शिक्षक की भूमिका यह शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। उन्हें आश्वस्त करें कि फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता बनने का मतलब काम कम होना नहीं, बल्कि काम का तरीका बदलना है। उन्हें सिखाएं कि वे क्लास में गाइड की तरह घूमें और जहां दिक्कत हो वहां मदद करें। सीखने के अंतराल को पहचानने के लिए निरंतर निगरानी, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। शिक्षकों को बताएं कि आप प्रधानाचार्य उनकी हर बाधा में उनके साथ हैं। उन्हें लेक्चरर से मेंटर में बदलना ही हमारा लक्ष्य है। इस भूमिका में उनका प्रभाव छात्रों के जीवन पर बहुत गहरा होता है। रटने वाले टेस्ट के भय को दूर करें। शिक्षकों को बताएं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, लगातार फीडबैक बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, न कि डरने के लिए। यदि कोई छात्र असफल होता है तो वह अंतिम असफलता नहीं, बल्कि अभी के लिए नहीं है। उन्हें दोबारा प्रयास करने का मौका देना ही सीबीएल का असली सार है। शिक्षकों से कहें कि वे बच्चों को प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिकल कार्यों के आधार पर अंक दें। फीडबैक को सुधारात्मक, कंस्ट्रक्टिव बनाएं। यहाँ छात्रों की भूमिका को समझाना है। जब छात्र अपनी सीखने की गति का नियंत्रण खुद लेते हैं, तो वे अधिक जिम्मेदार बनते हैं। शिक्षकों को सुझाव दें कि वे छात्रों को छोटे छोटे निर्णय लेने का अवसर दें। आत्म मूल्यांकन का मतलब है कि वे अपनी कॉपी खुद चेक करें और देखें कि उन्होंने क्या सुधार किया है। इससे उनके भीतर सीखने की भूख पैदा होती है। शिक्षकों को बताना है कि वे छात्रों को यह एहसास कराएं कि उनकी प्रगति के लिए वे स्वयं भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब छात्र अपने लक्ष्य खुद तय करते हैं, तो वे अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि लेते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया रटने वाले टेस्ट के भय को दूर करें। शिक्षकों को बताएं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, लगातार फीडबैक बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, न कि डरने के लिए। यदि कोई छात्र असफल होता है तो वह अंतिम असफलता नहीं, बल्कि अभी के लिए नहीं है। उन्हें दोबारा प्रयास करने का मौका देना ही सीबीएल का असली सार है। शिक्षकों से कहें कि वे बच्चों को प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिकल कार्यों के आधार पर अंक दें। फीडबैक को सुधारात्मक बनाएं। अपनी गति से पूर्ण समझ विकसित करना, लर्निंग एट ओन पेस, महारत तब मानी जाती है जब बच्चा अपनी गति से किसी विषय को पूरी तरह समझ ले। इसमें किसी अवधारणा को सीखने के लिए कोई सख्त समय सीमा, जैसे कि 2 सप्ताह में नया विषय शुरू करना। जब तक बच्चा एक विषय जैसे गुणा को पूरी तरह से समझकर उसे लागू करना नहीं सीख जाता, तब तक उसे अगले विषय जैसे भाग पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। संक्षेप में, सीबीएल में महारत इस बात से मापी जाती है कि छात्र अपनी समझ और कौशल का व्यावहारिक रूप से और सही दृष्टिकोण के साथ कितना उपयोग कर सकता है। दिए गए स्रोतों में सीबीएल क्षमता आधारित शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आकलन के उपकरणों या तरीकों जैसे रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो आदि का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि स्रोतों में यह विस्तार से बताया गया है कि पारंपरिक परीक्षाओं की तुलना में सीबीएल में छात्रों की प्रगति को मापने और मूल्यांकन करने का दृष्टिकोण किस प्रकार बदल गया है। कार्यान्वयन के चरण, इसे एक चरणबद्ध योजना की तरह प्रस्तुत करें। पहले सप्ताह में केवल दक्षताओं को परिभाषित करें।
दूसरे सप्ताह में शिक्षण विधियों पर चर्चा करें। शिक्षकों को घबराहट न होने दें। उन्हें बताएं कि हम मिलकर एक रोड मैप बनाएंगे। उन्हें छोटे समूह बनाकर काम करने के लिए कहें। हर हफ्ते या 15 दिन में एक समीक्षा मीटिंग करें ताकि वे अपनी चुनौतियां साझा कर सकें। यह एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। कार्यान्वयन का अर्थ है धीरे धीरे बदलाव। शिक्षकों को बताएं कि उन्हें अकेले इस रास्ते पर नहीं चलना है। चुनौतियां और समाधान शिक्षकों की समस्याओं को पहले से ही स्वीकार करें। समय प्रबंधन वाकई में मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि हम शिक्षण में तकनीक या सहकर्मी मदद, पीर लर्निंग का उपयोग करें तो यह संभव है। मानसिकता बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम छोटे छोटे सक्सेस स्टोरी को आपस में शेयर करें। यदि किसी शिक्षक ने एक अच्छा तरीका खोजा है तो उसे बाकी शिक्षकों को भी बताएं। यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में आपका सहयोग सबसे अधिक मायने रखता है। शिक्षकों को बताएं कि असफलता से डरे नहीं, वह सुधार का एक हिस्सा है। व्यक्तिगत शिक्षण मार्ग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। बात यह समझाएं कि हर बच्चा अलग है। सीबीएल का मतलब है बच्चे की क्षमता के अनुसार उसे रास्ता देना। जो बच्चा जल्दी सीखता है उसे उन्नत सामग्री दें और जो धीरे सीखता है उसे अतिरिक्त सहारा, स्कैफोल्डिंग दें। प्रभावी डेटा प्रबंधन, डेटा ड्रिवन इंस्ट्रक्शन। शिक्षकों को डेटा के डर से मुक्त करें। यह बताएं कि बच्चे की प्रोग्रेस शीट डेटा हमें यह बताती है कि किसे कब और किस प्रकार की मदद की जरूरत है। यह निर्णय लेने का एक वैज्ञानिक आधार है। सामुदायिक भागीदारी, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। शिक्षा अकेले स्कूल में नहीं होती। अभिभावकों को बताएं कि वे घर पर बच्चे की सीखने की प्रगति में कैसे मदद कर सकते हैं। यह स्लाइड स्कूल और घर के बीच एक सेतु बनाने के लिए है। प्रौद्योगिकी का एकीकरण, टेक इंटीग्रेशन। तकनीक का उपयोग केवल प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, बल्कि सीखने को रोचक बनाने के लिए करें। शिक्षकों को प्रोत्साहित करें कि वे डिजिटल एप्स और ऑनलाइन संसाधनों का सही उपयोग करना सीखें। अंत में हम यह कह सकते हैं कि सीबीएल शिक्षा का भविष्य है। यह प्रणाली बच्चे के समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर केंद्रित है। पारंपरिक प्रणाली में बच्चे पढ़ाई के बोझ तले दबे रहते थे और खुश नहीं थे, लेकिन अब जब हम उन्हें उनकी गति से सीखने देंगे, उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे और रटने की बजाय उनके कौशलों को विकसित करेंगे, तो वे पढ़ाई का आनंद लेंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य ऐसे 7 छात्र तैयार करना है जो न केवल परीक्षा पास करें, बल्कि जीवन की हर चुनौती के लिए अनुकूलन, एडेप्टेबिलिटी और समस्या समाधान का दृष्टिकोण रखते हों। एक शिक्षक के तौर पर हमें इस बदलाव का नेतृत्व करना है। यह एक प्रेरणादायी नोट है। शिक्षकों को याद दिलाएं कि यह बदलाव धीरे धीरे आएगा। हम सब मिलकर एक लर्निंग कम्युनिटी बनाएंगे जहां गलती करना सीखना है, हारना नहीं। प्रिय शिक्षकों, मेरा ये प्रयास पूरे एक दिन यानी 6 घंटे चलने वाली लगातार सीबीपी ट्रेनिंग सेशन से हटकर उसी विषय के तकरीबन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में वर्चुअल, डिजिटल व पीपीटी के रूप में एक प्रयोगात्मक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, क्षमता आधारित शिक्षा के जितने भी विकल्प, स्किल्स व उद्देश्य है, उन्हें मात्र कम समय का प्रयोग करते हुए बहुत ही सहज भाव से समझना है। अगर आप ये पीपीटी देखने व सुनने के बाद उसे ठीक से समझ पाए या आत्मसात करने में सफल रहे, तो समझो आप पूर्णतः यह समझ चुके होंगे कि हमें अब सीबीएसई की नई कार्यशैली व पद्धति, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग यानी क्षमता आधारित शिक्षा को अपने विषय से जोड़ते हुए या इसे कार्यान्वित करते हुए अपनी अपनी कक्षाओं में कैसे व्यवहारिक रूप में लागू करना है। प्रयोगात्मक कार्य हेतु छात्रों का विभिन्न ग्रुपों में विभाजन कीजिए। हर ग्रुप में होशियार, सामान्य और पढ़ने में कमजोर बच्चों का मिला जुला समावेश होना चाहिए। मुझे आशा है कि इस पीपीटी को देखने, सुनने व आत्मसात करने के पश्चात आप इसे सही रूप में लागू कर पाने में सक्षम होंगे। रचिता राजेश सोयल की तरफ से आपको भविष्य में इसे अपनी अपनी कक्षाओं में कार्यान्वित करने की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये नया प्रयास छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। द डिबेट में आपका स्वागत है, एक ऐसा मंच जहां हम महत्वपूर्ण विचारों और उनके विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी और शानदार इमारत बना रहे हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट। बिल्कुल।
और आमतौर पर जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक बिल्कुल स्पष्ट ब्लूप्रिंट होता है, एक फिक्स्ड नक्शा है ना। आप बिना ज्यादा सोचे बस उस नक्शे का पालन करते हैं, पहली मंजिल फिर दूसरी, ईंट के ऊपर ईंट। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित होती है। इसकी एक तय समय सीमा होती है और सबसे बड़ी बात, ये बहुत सुरक्षित महसूस होती है। जाहिर है, क्योंकि मतलब आपको पहले से पता होता है कि अगले कदम पर क्या करना है। आपको हर दिन एक नया फैसला नहीं लेना पड़ता। सही कहा। आप बस उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते जाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर या बिल्डर के लिए ये एक बहुत बड़ा सुकून है। लेकिन सोचिए कि क्या हो अगर कोई आपसे अचानक आके कहे कि उस सुरक्षित और तयशुदा ब्लूप्रिंट को अब किनारे रख दें। ओल्ड स्कूल तरीके को छोड़ दें। हाँ, और इसके बजाय अपनी इमारत का निर्माण हर दिन इस आधार पर करें कि आज हवा का रुख कैसा है या धूप किस कोण से आ रही है। ये आइडिया सुनने में बहुत ही कस्टमाइज्ड और खूबसूरत लगता है ना। थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के बिना काम करने की चुनौती पर बात कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये ब्लूप्रिंट हमारी पारंपरिक पाठ्य पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स। जी, टेक्स्ट बुक्स। आज का हमारा मुख्य विषय यह है कि जब हम एक तयशुदा टेक्स्ट बुक सेंट्रिक करिकुलम से हटकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग यानी योग्यता आधारित शिक्षा या सीबीएल की ओर बढ़ते हैं, तो एक शिक्षक को किन व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी कठिनाइयां हैं। मेरा अपना नजरिया यह है कि पाठ्य पुस्तकों की बैसाखी को छोड़कर शिक्षक का एक फैसिलिटेटर के रूप में विकसित होना न केवल संभव है, बल्कि 2009 के पीसा परिणामों जैसी ऐतिहासिक विफलता से बचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपका अंतिम लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, लेकिन मैं इस पूरी स्थिति को क्लासरूम की जमीनी हकीकत के चश्मे से देखता हूँ। मेरा स्पष्ट तर्क ये है कि पाठ्य पुस्तकों को पूरी तरह से हटा देना और फिर ये उम्मीद करना कि एक अकेला शिक्षक हर एक छात्र की अलग अलग स्पीड के हिसाब से क्लास मैनेज करेगा, ये व्यवहारिक नहीं है। पर ये जरूरी है। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये शिक्षकों पर एक ऐसा लॉजिस्टिक नाइटमेयर या कह ले प्रशासनिक बोझ डालता है जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को भीतर से तोड़ सकता है। यह एक गंभीर चिंता है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताने का मौका दें कि मैं इस बदलाव को केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी क्यों मानती हूँ। अच्छा, बताइए। हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना ही होगा कि हमारी जो पारंपरिक पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा प्रणाली है ना, वो बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है। फेल हो चुकी है? ये थोड़ा कठोर शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई धारणा नहीं है। हमारे पास इसके स्पष्ट आंकड़े हैं। अगर हम 2009 के पीसा असेसमेंट के परिणामों को देखें, जो दुनिया भर के छात्रों की क्षमता मापने का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है, तो आपको पता है भारत कहाँ था? हाँ, मुझे आंकड़े याद हैं। 74 देशों की सूची में भारत 72वें स्थान पर था। मतलब ये सिर्फ एक खराब रैंक नहीं थी, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक सायरन था। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि वो आंकड़े निराशाजनक थे। निराशाजनक से कहीं ज्यादा। उस रिपोर्ट ने दिखाया कि हमारे 15 साल के बच्चे जो लगभग 10वीं कक्षा में होते हैं, वे दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ने या बेसिक गणित के सवाल हल करने में संघर्ष कर रहे थे। और इसका मूल कारण क्या था? रटंत विद्या। हमारी पूरी व्यवस्था इस बात पर टिकी थी कि एक बच्चा किताब से कितना रटकर परीक्षा की कॉपी पर उतार सकता है। इसीलिए सीबीएल का मॉडल सामने आया, योग्यता आधारित शिक्षा। बिल्कुल, ये मॉडल 3 चीजों पर काम करता है, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड। इसमें शिक्षक का काम किताब से चैप्टर पढ़कर सुनाना नहीं है, बल्कि बच्चों को ये सिखाना है कि उस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है। जब तक हम टेक्स्ट बुक की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेंगे, हम बच्चों को तैयार नहीं कर सकते। आपकी बात सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत है। मतलब मैं उच्च स्तरीय सोच या हायर ऑर्डर थिंकिंग की जरूरत को पूरी तरह से मानता हूँ। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इस थ्योरी को सुबह 8 बजे की एक आम क्लासरूम में लागू करते हैं, जहाँ एक टीचर के सामने 40 से 50 बच्चे बैठे हैं। संख्या तो है। सीबीएल का एक बहुत बड़ा नियम यह है कि इसमें कोई टाइम लिमिट या समय सीमा नहीं होती। बच्चा अपनी गति से सीखता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। पर सोचिए ना, अगर एक बच्चे को गुणा या मल्टीप्लिकेशन सीखने में 2 दिन लगते हैं और दूसरे को 2 हफ्ते, तो दोनों को अपना समय मिलना चाहिए। जब तक बच्चा गुणा नहीं सीख लेता, वो भाग पर नहीं जाएगा।
बिल्कुल, क्योंकि यही सच्ची शिक्षा है। लेकिन जरा एक टीचर के नजरिए से सोचिए। पारंपरिक शिक्षा में एक टेक्स्ट बुक टीचर को एक रिदम देती थी, एक डेडलाइन होती थी कि इस महीने में इतने चैप्टर खत्म करने हैं। एक नकली डेडलाइन। जो भी हो, सिलेबस पूरा करने का एक ढांचा तो था। अगर आप उस टेक्स्ट बुक को हटा दें और कहें कि हर बच्चा अपनी गति से सीखेगा, तो वो टीचर उन 40 बच्चों को कैसे ट्रैक करेगा? वो तरीके हैं। मान लीजिए क्लास के 10 बच्चे अभी भी मल्टीप्लिकेशन पर अटके हैं, 20 बच्चे डिवीजन सॉल्व कर रहे हैं और बाकी 10 इतने होशियार हैं कि वे अलजेब्रा पढ़ने के लिए तैयार हैं। बिना किसी टेक्स्ट बुक के कॉमन फ्रेमवर्क के एक अकेला टीचर 40 अलग-अलग स्पीड से चलने वाले बच्चों को 40 मिनट की क्लास में कैसे पढ़ाएगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है कि एक शिक्षक 40 अलग-अलग स्तरों को कैसे संभालेगा। ये एक भयानक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। आप जिसे लॉजिस्टिक नाइटमेयर कह रहे हैं, मैं उसे ही सच्ची शिक्षा मानती हूँ। देखिए, टेक्स्ट बुक सिर्फ समय पर सिलेबस खत्म करने का एक इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करती है। भ्रम? हाँ, अगर आपके आधे छात्र गुणे पर अटके हैं और आप स्कूल के प्रेशर या टेक्स्ट बुक के सिलेबस के कारण उन्हें खींचकर भाग की ओर ले जाते हैं, तो क्या वो सच में कुछ सीख रहे हैं? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं। आप बस उन्हें अगली परीक्षा में फेल होने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कार चलाना सीख रहा हो। अच्छा। क्या आप किसी स्टूडेंट को सीधे हाईवे पर 100 की स्पीड में गाड़ी चलाने देंगे जब उसने अभी तक ब्रेक लगाना ही नहीं सीखा है? जाहिर है ये तो बहुत खतरनाक होगा। ठीक यही बात हमारे क्लासरूम पर लागू होती है। कार चलाने के लिए पहले आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कि स्टीयरिंग और ब्रेक कहाँ है। फिर आपको स्किल चाहिए, मतलब एक खाली मैदान में गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस। और अंत में सही एटीट्यूड चाहिए, जैसे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना। शिक्षा में भी हमें ये पक्का करना होगा कि बच्चा इन तीनों स्टेज से गुजरे। अगर इसमें समय लगता है तो लगने दीजिए। पर समय की कमी? टेक्स्ट बुक की एक नकली डेडलाइन थोपना उस बच्चे को बिना ब्रेक के हाईवे पर धकेलने जैसा है। मुझे आपका ये कार वाला उदाहरण बहुत पसंद आया। ये कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है। लेकिन मैं फिर से उसी जगह आऊंगा जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। बताइए। एक ड्राइविंग स्कूल में एक इंस्ट्रक्टर के पास एक कार होती है और एक बार में सिर्फ एक स्टूडेंट होता है। हमारी क्लासरूम्स में एक टीचर के सामने 40 स्टूडेंट्स हैं। मैं मानती हूँ कि वॉल्यूम ज्यादा है। और आपके मॉडल के हिसाब से हर स्टूडेंट अपनी अलग कार में है और अलग स्पीड पर चल रहा है। आप एक टीचर से ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि वो एक साथ 40 गाड़ियां कंट्रोल करे? टेक्स्ट बुक वो ढांचा है जो उन 40 बच्चों को एक बस में बिठाता है जिसे टीचर चला सकता है। यह एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन यहीं पर हमें ये समझना होगा कि बिना टेक्स्ट बुक की क्लासरूम कैसे काम करती है। कैसे काम करती है? आप अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि टीचर को हर एक बच्चे को अकेले 1-on-1 पढ़ाना है। CBL में ऐसा नहीं होता। हम प्रैक्टिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं। जैसे कि अगर 10 बच्चे आगे निकल गए हैं और 10 पीछे हैं, तो टीचर पीयर टू पीयर लर्निंग का इस्तेमाल कर सकता है। जो बच्चे डिवीजन सीख चुके हैं, वे उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में अटके हैं। मतलब बच्चे एक दूसरे को पढ़ाएं। हाँ, इससे न सिर्फ टीचर का काम आसान होता है, बल्कि उन तेज बच्चों में लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होते हैं। टीचर को डिक्टेटर नहीं बनना है जो हर मिनट हर बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे। टीचर को एक कंडक्टर बनना है। पीयर लर्निंग एक अच्छा टूल है, मैं मानता हूँ, लेकिन चलिए इस माहौल को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। हर बच्चा अलग स्पीड से तो सीखता ही है, लेकिन वो जानकारी को प्रोसेस भी अलग अलग तरीके से करता है। हाँ, लर्निंग स्टाइल्स अलग होते हैं। सही कहा। साइकोलॉजी कहती है कि कुछ बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, मतलब वे चार्ट्स, तस्वीरें या वीडियो देखकर जल्दी समझते हैं। कुछ ऑडिटरी होते हैं जिन्हें सुनकर समझ आता है, और कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं। वे तब तक नहीं सीखते जब तक वे अपने हाथों से कोई एक्सपेरिमेंट न करें। बिल्कुल, ये इंसानी दिमाग की विविधता है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिकलिटी देखिए। अगर हम टेक्स्ट बुक को हटा दें जो कम से कम एक कॉमन ग्राउंड देती थी, तो अब आप उस टीचर से क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो फैसिलिटेट करे। पर कैसे? क्या उसे हर दिन हर एक सिंगल टॉपिक के लिए 3 अलग अलग लेसन प्लान बनाने होंगे? मान लीजिए टीचर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी पढ़ा रहा है। क्या अब वो रात भर बैठकर विजुअल बच्चों के लिए वीडियो ढूंढेगा, ऑडिटरी बच्चों के लिए एक स्पीच लिखेगा और काइनेस्थेटिक बच्चों के लिए कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेगा? नहीं, ये टीचर के दिमाग पर जो कॉग्निटिव लोड या मानसिक दबाव पड़ रहा है,
क्या हम उसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं? ये एक इंसान के लिए हर दिन करना असंभव है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर कोई टीचर हर रात बैठकर 3 अलग-अलग लेसन प्लान एकदम शुरुआत से बना रहा है तो वो बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि योग्यता आधारित शिक्षा का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टीचर को एक कंटेंट मशीन बनना है। ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। टीचर को सब कुछ खुद क्रिएट नहीं करना है। तो फिर ये कंटेंट आएगा कहाँ से? अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो टीचर क्लास में क्या लेकर जाएगा? यहीं पर अडेप्टेबिलिटी यानी परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता काम आती है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी 21वीं सदी का बहुत जरूरी स्किल है। मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत ही रीसेंट उदाहरण देती हूँ। जब कोविड-19 महामारी आई तो हम सब सोच रहे थे कि अब शिक्षा का क्या होगा। रातों रात फिजिकल क्लासरूम्स बंद हो गए। हाँ, वो वाकई में पूरी दुनिया के टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। बिल्कुल था, लेकिन फिर क्या हुआ? टीचर्स ने खुद को अडेप्ट किया ना। हाँ, किया। उन्होंने जूम कॉल सीखे, ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड्स का इस्तेमाल किया। जिन्होंने ये बदलाव अपनाया वे सरवाइव कर गए। ठीक इसी तरह जब हम मल्टी डायमेंशनल क्लासरूम की तरफ जाते हैं तो टीचर को अकेले संघर्ष नहीं करना है। मतलब वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले। हाँ, वे ओपन सोर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। वे स्टेशन रोटेशन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ क्लास को हिस्सों में बांटा जाता है। एक कोने में बच्चे वीडियो देख रहे हैं, दूसरे में प्रोजेक्ट बना रहे हैं और तीसरे में टीचर छोटे ग्रुप से बात कर रहा है। एक बार जब ये सिस्टम सेट हो जाता है तो ये टेक्स्ट बुक रटाने से कहीं ज्यादा आसान होता है। देखिए, मैं भारतीय शिक्षकों के लचीलेपन और उनकी मेहनत की बहुत इज्जत करता हूँ। कोविड के दौरान उन्होंने जो किया वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि वो एक इमरजेंसी थी, एक वैश्विक संकट? क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा डिजाइन करना चाहते हैं जहां टीचर हर सुबह क्लास में जाते हुए ऐसा महसूस करे कि वो किसी क्राइसिस मैनेजमेंट में जा रहा है? मैं इसे क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कहूंगी। टीचर्स को एक बेसलाइन की जरूरत होती है। चलिए, मैं आपके एक और बहुत बड़े पॉइंट पर आता हूँ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या असल जिंदगी से जुड़ाव। आप कहती हैं कि हमें बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी चाहिए। जी, क्योंकि अगर एजुकेशन आपको असल जिंदगी के फैसले लेने में मदद नहीं कर रही है तो उसका फायदा ही क्या है? मैं इस भावना से सहमत हूँ। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है नया मोबाइल फोन खरीदने का। हाँ, वो क्रिटिकल थिंकिंग का बेहतरीन उदाहरण है। पुरानी व्यवस्था में हम बच्चों को बस थियरी रटाते थे, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में हम बच्चे से कहते हैं कि तुम सिर्फ किसी विज्ञापन को देख के फोन मत लो, अपना बजट देखो, फीचर्स कंपेयर करो। सही बात है। या जैसे ग्रामर पढ़ाने के लिए बच्चों से असल जिंदगी की ईमेल्स लिखवाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इसमें समस्या क्या है? ये बच्चों को रटने वाली मशीनों से निकालकर सोचने वाले इंसान बना रहा है। समस्या ये है कि मोबाइल फोन खरीदना या ईमेल लिखना बहुत ही व्यावहारिक विषय है, लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स के हर टॉपिक को रियल वर्ल्ड में मैप करना कितना मुश्किल है। मान लीजिए कोई टीचर एडवांस त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, हाँ, या केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ा रहा है। बिना टेक्स्ट बुक के क्या हम उस टीचर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हर रोज आके ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक नई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बनाए? पर वो एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप पिकनिक पर जा रहे हैं और बारिश आ गई तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि आप रोने के बजाय घर के अंदर कोई नया गेम प्लान कर लें। ये एटीट्यूड का हिस्सा है। थ्योरी के रूप में ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या एक मैथ्स का टीचर हर दिन 40 मिनट की क्लास के लिए ऐसे ही नए सिनेरियो डिजाइन कर सकता है? जब आप टेक्स्ट बुक हटाते हैं तो आप एक आम टीचर को एक ही समय में एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एक करिकुलम डिजाइनर और एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कह रही हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बदलाव रातों रात हो जाएगा या ये बहुत आसान है। ये लगभग असंभव है। नहीं, ये आवश्यक है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो क्या ये बेहतर नहीं है कि बच्चे सिर्फ फॉर्मूले रटने के बजाय स्कूल की बिल्डिंग की परछाई नापकर उसकी असली ऊंचाई कैलकुलेट करें? पर रोज ऐसा करना? हाँ, इसके लिए टीचर को एक अलग तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें पुरानी व्यवस्था से चिपके रहना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि चिपके रहना चाहिए, लेकिन हम देख चुके हैं कि वो पुरानी व्यवस्था हमें कहाँ ले गई है। पीसा 2009 में 72वें पायदान पर क्या हम शिक्षकों की प्रशासनिक सहूलियत के लिए बच्चों के भविष्य का बलिदान कर सकते हैं? मुझे लगता है आप मेरे पॉइंट को गलत समझ रही हैं।
मैं शिक्षकों की सहूलियत या आराम की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूं। क्या ये व्यवस्था लंबे समय तक टिक पाएगी? एक थका हुआ, ओवरवर्क्ड और बर्नआउट का शिकार टीचर कभी भी एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता, चाहे आपका मॉडल कितना भी शानदार क्यों ना हो। ये मैं भी मानती हूँ। जब आप एक ऐसी क्लास की कल्पना करती हैं जहां कोई टाइम लिमिट नहीं है, बच्चे अलग अलग स्पीड से भाग रहे हैं, हर बच्चे के विजुअल या ऑडिटरी स्टाइल का ध्यान रखा जा रहा है और ये सब बिना किसी टेक्स्ट बुक के हो रहा है, तो आप असल में एक सुपर ह्यूमन टीचर की कल्पना कर रही हैं। और मेरा मानना है कि हम अपने शिक्षकों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी उन्हें कम आंक रहे हैं। अच्छा, अगर हम उन्हें सही ट्रेनिंग दें, सही डिजिटल टूल्स दें और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें वो ऑटोनॉमी या स्वतंत्रता दें जो एक टेक्स्ट बुक उनसे छीन लेती है, तो वे ये सब कर सकते हैं। जब बच्चे अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं, तो शुरुआत के कुछ महीनों की मेहनत के बाद टीचर का बोझ असल में कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन इसके लिए टीचर को उस कंट्रोल को छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा जो टेक्स्ट बुक के पन्नों में कैद है। और यही वो बारीक रेखा है जिस पर हमारी असहमति है। ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता और केओस यानी अराजकता के बीच बहुत ही पतली लाइन होती है। और मेरा तजुर्बा कहता है कि 40 बच्चों की एक हलचल भरी क्लास में अगर एक फिक्स स्ट्रक्चर ना हो, तो वो लाइन बहुत जल्दी पार हो जाती है। ये वाकई एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बहस है। चलिए इस चर्चा को अब समेटने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर मैं अपने नजरिए को एक बार फिर से स्पष्ट करूं, तो मेरा मानना है कि केवल परीक्षाएं पास करने और रटंत विद्या पर आधारित हमारी पुरानी प्रणाली अब एक्सपायर हो चुकी है। अगर हमें 21वीं सदी के कौशल बच्चों में डालने हैं, तो शिक्षकों को टेक्स्ट बुक के दायरे से बाहर आना ही होगा। सीबीएल कोई ट्रेंड नहीं है, ये हमारी शिक्षा प्रणाली के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और मैं आपके इस बड़े विजन का पूरा सम्मान करता हूँ। हम दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि पीसा 2009 के नतीजों ने साबित कर दिया था कि बदलाव की सख्त जरूरत है। जी, शिक्षा को निश्चित रूप से कौशल आधारित होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पर अड़ा हूँ कि एक शानदार विजन तब तक काम नहीं करता जब तक उसके एग्जीक्यूशन की जमीनी हकीकत को ना समझा जाए। बिना पाठ्य पुस्तकों के बच्चों की अलग अलग गति का प्रबंधन करना शिक्षकों के लिए इतने बड़े व्यवहारिक पहाड़ खड़े करता है, जिन्हें हम सिर्फ टीचर अडॉप्ट कर लेंगे कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। तलाशना होगा। एक तरफ है आइडियल लर्निंग और दूसरी तरफ है क्लासरूम की प्रैक्टिकल रियलिटी। सही कहा। शैक्षिक नीतियों और 21वीं सदी के कौशल निर्माण के बारे में अभी और भी बहुत सी बारीक परतें हैं जिन पर गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। बिल्कुल, इस विषय में इतनी गहराइयां हैं कि इस पर घंटों बात की जा सकती है। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज सोचने का विषय ये है, जब हम शुरुआत में उस इमारत की बात कर रहे थे जिसे बिना किसी तय ब्लूप्रिंट के सिर्फ हवा और धूप के हिसाब से बनाना है, क्या हम अपने शिक्षकों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो हर सुबह एक नया नक्शा तैयार करें? एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के तूफानों में मजबूती से खड़ा रखने के लिए क्या ये वो चुनौती है जिसे हमें हर हाल में स्वीकार करना ही होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।